तो पहला तो ये लिखो एक बाबू इसमें, फिर कॉमा करके नहीं सॉरी मर्दा इसमें बोला गया ना, इसमें तो उत्तर लिखा था। फिर 10 में लिखो पहला भाबू क्या बैराट, ठीक है समझ रहे। फिर लिखो कंधार कॉमा करके। प्रियदर्शी कहाँ संबोधित किया गया है, तो भाबरू या बैराट, फिर कंधार और फिर दीपवंश। माता दिराज किसमें, तो भाबरू में। अशोक वर्धन किसमें, विष्णु पुराण। और मस्की ये किसमें, बुलसा किसमें, तो मास्की में, ठीक है ना। ये भी होगा ये वाला भाबरू भी इसमें, इसको बैराट भी बोलते हैं या कंधार भी इसमें कॉमा करके। और क्या दीपवंश बोल लिखा है ना। तीनों में नाम मिलता है कौन सा, प्रियदर्शी। और अधिकांश लेखों में देवानाम प्रियदर्शी, अधिकांश लेखों में देवानाम प्रियदर्शी मिलता है इनका नाम, ठीक है ना। अशोक किसमें मिलता है तो वो आगे हम लोग देखेंगे, अब यहाँ नहीं बताना है। यानी कि सिर्फ अशोक अगर मिलता है किसमें मिलता है उसको आगे हम लोग देखेंगे। अशोक वर्धन है किसमें, विष्णु कुमार। मगधाधिराज बाबरू में, बहुत साके मास्की में, प्रियदर्शी बाबरू में भी, कंधार में भी और दीपवंश। और अधिकांश अभिलेखों में क्या देवानाम प्रियदर्शी। अब एक दो पॉइंट सुन लो, इसको लिखना अपना नहीं है। सिंहली अनुश्रुति, सिंहली का मतलब किसकी बात कर रहे हैं, तो श्रीलंका की। किसकी बात किया जा रहा है, श्रीलंका। किसको सिंघल बोला जाता था उस समय, क्या अनुश्रुति का मतलब ग्रंथ है। कौन कौन सा, दीपवंश तथा महावंश से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया, ठीक है। यानी कि बौद्ध ग्रंथ में लिखा गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को क्या किया, किल्ड कर दिया और राज सिंहासन पर अधिकार कर दिया, ये लिखा गया। क्लियर है। अगला जो पॉइंट है, जबकि एक विद्वान थे तारानाथ, लामा तारानाथ, वो कहते कि नहीं इन्होंने 6 भाइयों की हत्या की। किसने, अशोक ने। खैर फिर आगे बढ़ते, अशोक के राज्याभिषेक एवं बिंदुसार की मृत्यु की तिथि से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ होगा। यानी कि अशोक और अशोक के भाइयों के बीच में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ, ये तो कंफर्म है। लेकिन क्या 99 भाइयों की हत्या किया इन्होंने, तो ये सिर्फ बौद्ध ग्रंथ में लिखा गया है, ठीक है ना। अन्य में हम लोगों को साक्ष्य नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि आगे चलकर जो अशोक के अभिलेख पाए गए उसमें कई अभिलेखों में इनके भाइयों के द्वारा प्रांतों में शासन करने का हम लोग को साक्ष्य मिलता है, यानी कि भाई जीवित रहते हैं। तो समझ रहे हैं। जैन ग्रंथ में ये हमें जानकारी मिलता है कि बिंदुसार के खिलाफ जाकर अशोक ने राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया, ये तो बात सच है। बिंदुसार किसको अपना उत्तराधिकारी बनाया था, सुसीम को, अपने बड़े लड़के सुसीम को बनाया था इन्होंने उत्तराधिकारी। किसने, बिंदुसार। लेकिन अशोक ने सुसीम की हत्या करके राज सिंहासन पर अधिकार, क्योंकि गद्दी पर तो अशोक बैठ जा रहे कब, 273 BC में। और यही क्या है, बिंदुसार की डेथ की तिथि भी है। लेकिन अशोक जो है अपना जो कॉन्सिक्रेशन करवाते हैं या राज्याभिषेक करवाते हैं वो कब करवाते हैं, 269 ईसा पूर्व या BC। तो समझ रहे हैं। यानी कि 4 साल में जो गैप हुआ है, इसका मतलब उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था इनके और इनके भाइयों के बीच में, ठीक है। और हम लोग को जो डेट है हम लोग को यही याद रखना है, कौन सा, 269, ये नहीं याद रखना। गद्दी पर तो बैठ जा रहे हैं 273 में, लेकिन राज्याभिषेक कब करवा रहे हैं, 269 में, ठीक है। अब वो जो लिखा गया है बौद्ध ग्रंथ में, ऐसा क्यों लिखा गया, तो कहा जाता है कुछ विद्वानों के द्वारा कि इसलिए उसको लिख दिया गया कि एक अत्याचारी शासक, मतलब कि जो अपने भाइयों को की हत्या कर दे रहा है,
वो बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर क्या हो जाता है, अहिंसावादी बन जाता है। उसको वो दिखाने के लिए वो लिख देते हैं कि 99 भाइयों की इन्होंने हत्या कर दिया, जो बात सच नहीं है। तो समझ रहे हैं क्या? तो ये यानी कि इन्होंने हत्या किया था, लेकिन वही तारा जो लामा तारानाथ जो है इतिहासकारों कहते हैं 6 भाइयों को, ऐसे एक भाई सुसीम का माना था कि हत्या करके इन्होंने राज शासन पर अधिकार कर लिया था। बिंदुसार ने जो उत्तराधिकारी बनाया था सुसीम को बनाया था। ठीक है। इस उत्तराधिकार युद्ध के पश्चात अशोक ने 269 ईसा पूर्व में विधिवत रूप से अपना राज्याभिषेक करवाया। ये सबको याद रखना है। ठीक है। बिंदुसार ने अशोक के बड़े भाई सुसीम को उत्तराधिकारी नियुक्त किया, लेकिन अशोक प्रधानमंत्री राधा गुप्त की सहायता से शासक बनने में सफल रहा। उसने राधा गुप्त को अपना प्रधानमंत्री बनाया। यानी कि जो राधा गुप्त था वो अशोक का प्रधानमंत्री था, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन, कौटिल्य, ऐसे ही अशोक के प्रधानमंत्री कौन, राधा गुप्त। कुछ समय तक बोला जाता है कि बिंदुसार के समय में भी जो प्रधानमंत्री थे कौन थे, कौटिल्य थे। आ रहा समझ सबको? राजा बनने के पूर्व अगर क्वेश्चन आए कि अशोक शासक बनने के पूर्व कहाँ के राज्यपाल थे, उस समय राज्यपाल बोला जाता था या वायसराय बोला जाता था, तो कहाँ के थे, तो उज्जैन के थे। कहाँ के थे, उज्जैन के। जब बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह होता है तो वो दबाने के लिए जाते, तो उसमें कहाँ के राज्यपाल थे, तो उज्जैन के थे या मालवा के थे, ध्यान में रखना। ठीक है ना। तो राजा बनने के पहले कहाँ के राज्यपाल थे, तो उज्जैन के या मालवा के अंदर ही क्या है, उज्जैन है। कहां पर है, एमपी। कहां पर है, एमपी। अशोक के जीवन की प्रारंभिक जानकारी बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान और सिंगली अनुश्रुति से पता चलता है। यानी कि दीपवंश और महावंश से हम लोग को पता चलता है अशोक के बारे में। ठीक है। दीपवंश, महावंश और दिव्यवदान से हम लोग को इनके बारे में पता चलता है। बौद्ध ग्रंथ में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी है। क्या नाम था उनका, सुभद्रांगी। ये नाम लिख लेना, इनकी माता का नाम सुभद्रांगी है। अशोक के अभिलेख में सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब क्या, सभी जगह, किस नाम से संबोधित किया गया, और क्या बताया था हमने, देवानाम। हाँ, देवानाम, देवताओं का प्रिय। हाँ, देवताओं का प्रिय। देवानाम प्रियदर्शी या प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय, देवों का प्रिय, इसका होता है मतलब। अधिकांश ही नाम मिलता है। तो कुछ विद्वान ने स्टार्टिंग में जब उन्होंने रिसर्च किया तो नाम इनको मिला देवानाम प्रिय विद्वानों को। तो उन्होंने बोला कि ये अशोक का पौत्र का नाम है, दशरथ। चलो उन्होंने उससे उसको कर दिया। कुछ विद्वान ने बोला कि नहीं, वो श्रीलंका का शासक था, वो है, उसका नाम था देवानाम प्रिय। लेकिन आगे चल जब रिसर्च हुआ तो पता चला नहीं, ये तो नाम इनका था, किसका, अशोक का। इन्होंने अभिलेखों में ही नाम मिलता है, कौन सा, आपका देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी, देवानाम प्रिय, देवानाम। अधिकांश अभिलेखों में ही नाम मिलता है। बस 4 अभिलेख में कौन सा नाम मिलता है, अशोक। अशोक का, सिर्फ 4 में, बाकी सब में ही मिलता है। बाकी का मैंने बताया दिया कि अशोक वर्धन किस में, विष्णु पुराण, मगधाधिराज राहु में, बहुत साक्य वास्की में, प्रियदर्शी। सबको क्वेश्चन आएगा कि अधिकांश अभिलेखों में क्या नाम मिलता है, तो देवानाम प्रियदर्शी। कौन से अभिलेख में अशोक नाम मिलता है, तो 4 अभिलेख है, उसका नाम अभी नीचे बताएंगे। उसका नाम है मस्की, गुर्जरा, मैतूर और उदयगोलम। ठीक है ना। इनमें से जो 3 है वो कर्नाटक में है, कर्नाटक से पाया गया है। ठीक है ना। और एक जो है आपका गुर्जरा, वो मध्य प्रदेश से पाया गया है। इसी में बस नाम इनका अशोक मिलता आता। क्वेश्चन आ चुका है इसमें, पीछे भी आ चुका है कि किस अभिलेख में अशोक नाम मिलता है, तो वो लघु शिलालेख। कौन सा है, लघु शिलालेख। अभी आगे हम लोग और भी चीजें पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक, कि किस किस तरह के पाए गए हैं। तो कुछ लघु शिलालेख था, कुछ बृहद शिलालेख था, कुछ स्तंभ लेख था, उसमें भी लघु शिलालेख है, कुछ गुहा लेख था, अलग अलग सब चीजें। तो लघु शिलालेख 4 पाए गए हैं, मास्की, गुर्जरा, नैतूर और उदयगोलम।
मस्की उदयगोलम नेत्तूर कर्नाटका में और गुर्जरा मध्य प्रदेश में है। वहीं से आपका अभिलेख पाया गया, यानी कि शिलालेख पाया गया, यानी कि पत्थर पर लिखा गया छोटा सा शिलालेख पाया, उस पर नाम मेंशन है क्या, अशोक। समझ सबको आ रहा है? वही चीज है। मस्की गुर्जरा नेत्तूर तथा उदयगोलम के अभिलेखों में ही अशोक नाम मिलता है, और में नहीं मिलता है। सर्वप्रथम मस्की अभिलेख में अशोक का नाम पढ़ा गया, यानी कि मस्की में ही सबसे पहले अशोक का नाम को पढ़ा गया, सबसे पहली बार। अशोक, आप लोगों को तो पता ही होगा कि अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा सबसे पहली बार? सबसे पहले किसने पढ़ा? वो तो आगे लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन ऐसे ही पूछ रहे हैं। कौन थे विद्वान जिन्होंने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप, क्या नाम था? जेम्स प्रिंसेप नाम था, ठीक है ना। उन्होंने पढ़ा था सबसे पहली बार। उसके पहले तक किसी ने नहीं। आपके तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक, उसने भी अपने विद्वानों को अशोक के अभिलेख को पढ़वाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं पढ़ पाए। उसने 2 अभिलेख मंगवाया था, एक टोपरा से और एक मेरठ से, लेकिन उसके विद्वान नहीं पढ़ पाए। तब आगे चलकर 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ही पहली बार पढ़ा। तब हम लोग को पता चला कि भाई कि हमारे देश में भी कोई शासक था जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से अपनी बातों को जनता तक पहुंचाया। अपने राजाभिषेक के, ठीक है ना, 8वें वर्ष, यानी कि राजाभिषेक कब हुआ अशोक का? 269, ठीक है ना, 8वें वर्ष में, ठीक है ना। यानी कि अशोक तो सबको नाम पता चल गया कि किस किस अभिलेख में मिला है, मैं गिनाओ सबको। मस्की, गुर्जरा और नेत्तूर और उदयगोलम, इसी में क्या नाम मिलता है? अशोक, ठीक है ना। ये कहां पर? कर्नाटक में। कहां पर? ये कहां पर? ठीक, ये याद रखना सब लोग। 269 में इनका राज्याभिषेक हुआ। ये डेट याद रखना, ये डेट याद नहीं रखना। इसके 8वें वर्ष, यानी कि कब? 269 BC, ऐसा तो नहीं हुआ ना। हम नीचे की तरफ आएंगे ना, BC सब लोग समझते हो ना, बताया था हमने क्लास में, आप लोग सब भी बताए होंगे। यानी कि इस समय ये कलिंग पर आक्रमण करते हैं। कलिंग कहां पर? उड़ीसा। उड़ीसा, यानी कि इधर आपका यही पर आक्रमण करते हैं। और इस आक्रमण में ये 1 लाख लोगों की हत्या कर देते हैं अशोक, 1 लाख लोगों की, और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाकर ले आते हैं। लेकिन इस हत्याकांड से, जो हत्याकांड होता है, नरसंहार होता है, इससे इनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। और कहा जाता है कि इसी के बाद से ये युद्ध की नीति को त्याग देते हैं। यानी कि युद्ध का नीति को बोला गया भेरी घोष। भेरी घोष का मतलब युद्ध। तो भेरी घोष की नीति को त्याग कर इन्होंने क्या कर लिया? धम्म की नीति को अपना लिया। यानी अपना लिया धम्म की, यानी कि अब ये युद्ध नहीं करेगा। कहा जाता है कि शासक बनने के बाद अशोक ने एक ही युद्ध किया, कलिंग युद्ध, ठीक है ना। और इसी के बाद इन्होंने युद्ध की नीति को छोड़ दिया, त्याग दिया। तो कैसे हम लोग को पता चलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख से हम लोग को पता चलता है कि अशोक ने कलिंग युद्ध किया था, और इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे जाते हैं और 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए जाते हैं। क्लियर है? कौन से अभिलेख में? तो 13वें शिलालेख में, याद रखना इस युद्ध का वर्णन है।
अब 13वें शिलालेख क्या है, ये सब आगे हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक है। धम्म का नीति, तो धम्म मतलब क्या है? धर्म। धम्म का मतलब होता है मानव का नैतिक उत्थान, मानव का नैतिक उत्थान, यानी कि सभी मानव को कल्याण करना, दया करना, करुणा करना, ठीक है ना, बड़ों की आदर करना, गुरु को भी आदर करना है, सेवा करना, इस तरह से जो भाव को का धर्म, कोई नया धर्म नहीं चलाते हैं, सभी धर्मों से ऐसी चीजों को लेते हैं और इसको लागू कर देते हैं और अहिंसावादी बन जाते हैं, यानी हिंसा को त्याग देते हैं। ठीक है ना, समझ रहे सब लोग? जी सर। ठीक है ना, तो ये अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में याद रखना है कि कलिंग युद्ध करते हैं और इस युद्ध में इतने सारे लोग मारे जाते हैं। कैसे पता चलता है? तो 13वें। अब कहा जाता है कि एक लेखक थे, इतिहासकार थे, कश्मीर के कल्हड़। क्या थे? कल्हड़। हमने बताया था, उन्होंने ग्रंथ लिखा था, कौन सा? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक प्रारंभ में शैव धर्म के अनुयायी थे। शैव धर्म यानी कि शिव के उपासक थे। शैव का मतलब शिव के उपासक। और उन्होंने कहा कि श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? तो अशोक ने ही किया था। श्रीनगर के पहले शासक कौन? तो अशोक। श्रीनगर यानी कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। वो लिखते हैं कौन? कल्हड़ लिखते हैं, यानी कि जो कश्मीर का पहला जो शासक थे वो कौन थे? तो अशोक थे, वो लिखते हैं। और आगे चलकर ये क्या करते हैं, इस युद्ध के बाद से बौद्ध धर्म को अपना लेते। और राज्याभिषेक के 10वें वर्ष ये बोध गया की यात्रा करते हैं। अभी आप लोगों ने बौद्ध धर्म तो पढ़ा ही नहीं, अगर पढ़े होते तो और फिर मजा आता सब चीजें समझने में, है ना। ये बोध गया की यात्रा, तो बोध गया में क्या हुआ था? दे दिए थे, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति हुआ था ना, वही तो कह रहे हैं। अगर पढ़े होते तो और मजा आता हमको पढ़ाने में, आप लोगों को समझ में चीज आती है, तो छूट गया चीजें। ठीक है, खैर तो अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ जाते हैं? तो बोध गया की यात्रा करते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखना है कि जब कलिंग को जीतते हैं तो यहीं पर 2 प्रशासनिक केंद्र स्थापित कर देते हैं, एक उत्तरी में, एक दक्षिणी में, यानी कि उत्तरी उड़ीसा में और दक्षिणी उड़ीसा में। फिर उसका नाम था धौली और जौगढ़। उसको हम पीडीएफ में देखेंगे, लिखने की कोई आवश्यकता इसको नहीं है। अब यहाँ का शासक कौन था? तो हम लोग एक अभिलेख मिलता है आगे चलकर इसी के बाद से, इसका नाम था हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा किसका था ये? तो एक शासक होगा कलिंग में, भी आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद, उसका नाम था खारवेल। उसी से पता चलता है कि कलिंग में जो शासक था उनका नाम था नंदराज नाम। तो क्या नाम था? नंदराज। बाकी कहीं लोग नहीं मिलता नाम, यानी कि कलिंग में जो शासक थे कौन थे? नंदराज, ये शासक थे। तो हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है, क्योंकि जो शासक था खारवेल, एक कलिंग पर शासन करता है मौर्यों के बाद। ठीक है ना, समझ में आ रहा सब लोगों को? फिर अब कहा जाता है कि अभिषेक के, ठीक है ना, यानी कि अब हम लोग अशोक और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ये यानी कि वो क्या करते हैं, शैव थे, बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। इसके बाद से, युद्ध के बाद से कहा जाता है अहिंसावादी, क्योंकि बौद्ध धर्म में क्या था, वो लोग अहिंसावादी थे, और जैन धर्म के लोग क्या थे? अहिंसावादी थे। ठीक है ना। उसके पहले क्या था कि पशुओं की बलि दी जाती थी। आप लोगों ने पढ़ा हुआ उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड होता था। ठीक है ना। वेदों में भी बहुत सारी चीजें, अलग अलग वेद अलग अलग चीजों से संबंधित है। जैसे ऋग्वेद है, उसमें कुछ और मेंशन है। सामवेद है, सामवेद किससे संबंधित है बताओ? संगीत से। यजुर्वेद किससे संबंधित है? यज्ञ से। रिचुअलिज्म है, इसमें कर्मकांड है, पशु की बलि दी जाती थी। ठीक है ना। और अथर्ववेद में क्या है? जागरूक टोना है, अभूत प्रेत है, चिकित्सा, इस सब के बारे में वर्णन किया गया। ठीक है ना। तो उत्तर वैदिक काल में बहुत ज्यादा क्या था, आपके कर्मकांड होते थे, पशु बलि दी जाती थी। लेकिन इसी के बाद स्टडी ईसापुर में बुद्धिज्म आ जाते हैं, और जैनिज्म आ जाते हैं। लोग क्या करते हैं, हिंसा को छोड़ देते हैं, क्या बन जाते हैं? अहिंसावादी। ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, सब कर्मकांड ये सब बंद हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन क्या करते हैं, अहिंसावादी बन जाते हैं। तो अब पॉइंट होगा अशोक एवं बौद्ध धर्म, ठीक है, जो हम पॉइंट बता रहे हैं आप लोग को। ठीक है ना, क्लियर है?
अशोक और बौद्ध। थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। अपने शासन के प्रारंभ में अशोक क्या थे? ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, यानी कि शैव धर्म शैव के उपासक थे। राजतरंगिणी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भगवान शिव के उपासक थे, मैंने बता दिया। दीपवंश या महावंश के अनुसार अशोक को शासन के चौथे वर्ष ही एक भिक्षु थे जिनका नाम था निग्रोथ। क्या नाम था? निग्रोथ। इसमें डाउट है थोड़ा सा, तो इसमें परेशान नहीं होना है। है कहा जाता है कि ये उनको बौद्ध धर्म में दीक्षित करते हैं। कौन? निग्रोथ। और मेरे लिए जो कौन करते हैं वो मौगलीपुत्र तीस थे। आप लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म में कि 4 बौद्ध काउंसिल होता है। 4 बौद्ध काउंसिल होता है। हमको सब बताना पड़ रहा बार बार, क्योंकि आप लोग पढ़े नहीं हो। पढ़े रहते ना तो अपना निकल जाते से बताते हुए। तो 4 काउंसिल होता है बौद्ध धर्म में। एक होता है आपका राजगिरी में, दूसरा होता है वैशाली में, तीसरा होता है इन्हीं के शासनकाल में। कहाँ पर? पाटलिपुत्रा में, ठीक है ना। और चौथा होता है कश्मीर के कुंडलवन में। उसके बाद इसके बाद होगा। तो इसी सम्मेलन की जो अध्यक्षता करते हैं कौन करते हैं? मौगलीपुत्र तीस करते हैं। कौन करते हैं? मौगलीपुत्र तीस करते हैं। तो कहा था कि इन्होंने और उन्होंने क्या किया? इनको बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया। किसने? अशोक को। किसने? इन लोगों ने, मौगलीपुत्र तीस और इन्होंने। किसने? लेकिन एक नाम और हम लोग को मिलता है आगे चलकर, उनका नाम था उपगुप्त। क्या नाम था? उपगुप्त। ये बौद्ध भिक्षु होते हैं, बौद्ध भिक्षु होते हैं। इन्हीं को बोला जाता है कि इन्होंने ही अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। किन्होंने? उपगुप्त ने। इनका भी नाम आता है, इनका भी आता है। तो इसमें एक तरह से विवाद है, लेकिन वो खैर पूछेगा तो वो थोड़ा सा वो रहेगा चीजें कि ऑप्शन में हो सकता है वो ना रहे। ऐसा भी पूछा नहीं गया, लेकिन इन्हीं को माना जाता है। कौन? उपगुप्त। तो ध्यान में रखना है ना। इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। किसे? अशोक को। इतना पॉइंट आता है, ठीक है। हमने लिखा भी है, देखो उसमें जैसे कि इन हम बता दे रहे जो इस हमने बोला है। दीपवंश या महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन काल के चौथे वर्ष निग्रोथ, ठीक है, निग्रोथ नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। मौगलीपुत्र तीस के प्रभाव में पूर्ण रूप से बौद्ध हो गए। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया इनका वाला। दूसरा, दिव्यवदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे देते हैं? उपगुप्त को देते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना। इन विरोधी मतों में कौन अधिक सत्य, इसका निर्धारण कर सकना क्या है? कठिन है कि कौन सही चीज है, लेकिन इनका सब लोगों का ध्यान में रखना, ठीक है। किन्होंने दीक्षित किया था बौद्ध धर्म। आगे, अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, यानी कि 20 वर्ष बाद नहीं 20वें वर्ष, यानी कि राज्याभिषेक कब हुआ? 269 और 20 वर्ष प्लस करो 4, यानी कि इस समय कहाँ की यात्रा करते हैं? लुम्बिनी वन की यात्रा। कहाँ करते हैं? लुम्बिनी वन की यात्रा। लुम्बिनी वन में क्या हुआ था? जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी वन जाते हैं, वहां जाते हैं, यानी कि बौद्ध स्थल का यात्रा कर रहे हैं। जहाँ ज्ञान प्राप्ति हुआ वो अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष गए। जहाँ पर जन्म हुआ बुद्ध का वो 20वें वर्ष में जाते हैं, और यहाँ पर जाकर कर को माफ कर देते हैं, कम कर देते हैं। यानी कि पूरे राज्य में जो ये कर लेते थे, कुल उत्पादन का 1/6 लेते थे। यहाँ पर कितना लेने लगे? लुम्बिनी वन में 1/8 लेने लगे। हम समझ रहे ना? ये कहां से आ गया? उस दिन की तरह आ गया ना। चलो तरह इस तरह तो लुम्बिनी वन, यहाँ पर जो टैक्स है कितना कर देते हैं? कुल उत्पादन का 1/8 भाग या पार्ट, याद रखना। और एक और कर लेते थे ये, कौन सा? बलि। कौन सा? बलि। तुम लोग बलि पढ़े होंगे ऋग्वेद में। यस सर। क्या होता था? जानवरों की बलि दी जाती थी।
वो बलि ये नहीं है, तब कौन सा? ये वो बलि नहीं है। बताओ बलि क्या था? ऋग्वेद में कोई कर था? बलि जो था ऋग्वेद में प्रजा राजा को स्वेच्छा से देती थी, अच्छा। है ना? यानी कि स्वेच्छाचारी जो टैक्स था उसको बलि बोला था। इसमें फल फूल सब्जी सब दिया था तो इसको बलि बोला गया। बलि वो वाला नहीं बलि, वो भी बलि होता, लेकिन इसमें जो कर है वो स्वेच्छा से, यानी कि ऋग्वेद में राजा फोर्स नहीं करता था जनता को कि आप मुझे कर दो। जनता स्वेच्छा से राजा को जो कर देती थी उसको बलि बनाना था। और यही बलि आगे चलकर क्या हो गया, जरूरी हो गया, देना ही देना राजा को। और इस काल में यानी कि मौर्य काल में ये धार्मिक कर था। क्या था? धार्मिक कर था। तो इसको भी क्या कर दिया, पूरी तरीके से अशोक ने क्या कर दिया, माफ कर दिया। यानी कि जो कुल जो लेते थे वो कर उसका कितना कर दिया, 1/8 कर दिया। लेकिन बलि नामक जो कर था वो क्या कर दिया, पूरी तरीके से, क्योंकि ये किसका स्थान था, लिखते हैं वो अपने अभिलेख में, किसका स्थान ये है, तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। इसलिए वो क्या कहते हैं कि हम याद जाते हैं वहां पर और एक कर को माफ कर देते हैं और एक कर को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, और कब कर देते हैं, और एक को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। क्लियर है? आगे अब हम लोग को कैसे पता चलता है, तो एक हम लोग को स्तंभ लेख नहीं आ रहा समझ में, आ रहा सब लोग को ना, यस सर। वोट तो नहीं हो रहे हो सब, हैं? आ रहा सब लोग को ना। अब कैसे हम लोग को पता चलता है, तो एक हम लोग को अभिलेख मिलता है, स्तंभ लेख मिलता है, उसका नाम था रोमन देय स्तंभ लेख। गुम्बन देव। रोमन देय स्तंभ लेख यहीं से मिला, इसी से हम लोग को पता चलता है कि अशोक जो है अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष नवंबर की यात्रा करते हैं, वहाँ जाते हैं, कुछ कर को माफ कर देते हैं और एक कर को पूरी तरह से समाप्त करते हैं। इसमें उल्लेख है इसका? इसमें उल्लेख है, जैसे कि कलिंग युग का उल्लेख किसमें है, 13वें शिलालेख में, और ऐसे ही इसका उल्लेख किसमें है, गुरुवंदी स्तंभ लेख में। हम कभी स्तंभ बोल रहे हैं, कभी शिलालेख बोल रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या होता है। अशोक अपने जो कुछ जो धर्म प्रचारक की नियुक्ति भी करते हैं और उसको अलग अलग जगह भेजते हैं। ये आपके मलेशिया भी भेजते हैं, अपने लड़के और लड़की को कहाँ भेजते हैं, श्रीलंका भेजते हैं। क्या नाम था, महेंद्र और संघमित्रा। उसके लिए आते पहुंचाने के लिए कहाँ पर आता है, बंगाल की खाड़ी तक आते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रचारक को अलग अलग देशों में भेजते हैं, हम लोग को मिलता है इसके बारे में जानकारी। क्यों, ये ध्यान में रखना, ये सब आगे होगा, सब पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं अशोक के अभिलेखों पर। उनको बुलाना जा रहे आप लोग भी, 5:30 से हमारा क्लास बहुत हो जाता है। जी सर, बस शाम हो जाती है। मामला गड़बड़ हो जाएगा, दूर से आते हैं। दूर से जो आते हैं। इसको थोड़ा सही कर दीजिए। एक घंटा लग रहा है क्या? तो 3 रोलर हो गए, तब तुम और बिंदुसार अशोक जितने भी पॉइंट बताया सब ध्यान रखना है। अब अशोक के अभिलेख, इसको भी लिखना नहीं, सब फोटो ले लेना बल्कि, है ना।
अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शन इंग्लिश से बोलते हैं, ठीक है ना। हमने पहले ही बताया कि पत्थरों पर लिखा जाता था, स्तंभों पर लिखा जाता था, गुफाओं की दीवारों पर लिखा जाता था, आगे चलकर मंदिरों को दीवारों पर भी लिखा गया, ताम्र पत्थरों पर भी लिखा गया। जैसे कविगुप्त मौर्य का आपका मिला कौन सा 100 अभिलेख, किस पर लिखा गया? तांबे के पत्थरों पर लिखा गया, ठीक है ना। तो वो उसी को अभिलेख बोला था। लेकिन अगर बोला जाए कि भारत में सबसे पहले किसने अभिलेख को मेन शुरुआत किया, तो अशोक ने किया, ठीक है। तो इसमें इनके 3 तरीके के अभिलेख मिलते हैं। पहला बोला गया शिलालेख, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हम इंग्लिश में लिख रहे हैं थोड़ा सा, रॉक एडिक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूसरा स्तंभलेख, इसको बोलते हैं हम लोग पिलर एडिक्ट। तीसरा है गुहा लेख। गुहा का मतलब क्या? गुफा, गुफाओं की दीवारों पर, तो केव इंस्पेक्शन बोलते हैं। उसको अशोकाज इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये भी आप लोग को 2 तरीके से, एक को बोला गया बृहद, इसको बोलते हैं हम लोग मेजर, रॉक एडिक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग लघु, यानी कि माइनर बोलते हैं। ऐसे में भी आपका बृहद, स्तंभलेख, ऐसे ही ये भी है लघु, स्तंभ, क्लियर सब लोगों को? इतने सारे ऐसे अभिलेख अशोक के पाए गए। इसको भी इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो मेजर पिलर एडिक्ट हो जाएगा और माइनर पिलर एडिक्ट। केव इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो इसमें होता क्या है इस चीज, पहले तो ये फिर ये और थोड़ा इनके बारे में। सबसे पहले आपका मेजर रॉकेट किया यानी कि वैसे रॉकेट सुन लो फिर समझा दें इनको, यानी कि हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। इनको चतुर्दश, चतुर्दश का मतलब होता है 14, 14 शिलालेख भी कहते हैं।
इसको 14 शिलालेख भी बोलते हैं। 14वां नहीं 14वां नहीं, 14 शिलालेख भी बोलते हैं। ये बृहद शिलालेख को हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, पहले इसी के बारे में बात करेंगे, बाकी लोग बाद में। 14 शिलालेख। इसको लिख लो, तुम लोग लिखना चाहो लिखो, बृहद शिलालेख हेडिंग डालो पर। लिखो इनको चतुर्दश यानी कि 14 शिलालेख भी कहते हैं। शिलालेख भी कहते हैं। यह 14 विभिन्न लेखों का समूह है जो कि आठ अलग अलग स्थानों से प्राप्त किया गया। ठीक है ना? अभी सब मिटा दे रहे हैं, अभी की करके थोड़ा सा पहले इसको कर लेंगे, फिर थोड़ा इन लोगों को करना है। ये सब भी नहीं रहेगा, ये सब किसके समय में था? चंद्रगुप्त मौर्य के। उनका भी साम्राज्य यही था, किसका? अशोक का। ठीक है, अब देखो ये मतलब क्या है इसका, एक बार पढ़ो इनको चतुर्दश शिलालेख भी कहते हैं। यह 14 विभिन्न लेखों का समूह है जो कि 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त किया गया है। यानी कि पूरे भारत में, उस समय के भारत में, यानी कि पूरा ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान और एक भारत में ये पाए गए 8 स्थानों से। कुछ इधर से पाए गए, कुछ इधर से पाए गए, कुछ यहाँ से पाए गए उड़ीसा से, कुछ आंध्र प्रदेश से पाए गए हैं, इधर कर्नाटक से पाए गए, यानी कि 8 स्थान से, इधर उत्तराखंड से पाए गए। ठीक है, 8 स्थान से 14 लेखों का समूह है। अब ये है क्या? 8 स्थान सर, मध्य से नहीं पाए गए थे? मध्य से नहीं पाए गए थे? हाँ, मध्य से भी पाया गया था। जैसे कि अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी? बृहद की बात कर रहे हैं ना। बाकी अभी लघु शिलालेख भी है, आपका बृहद स्तंभलेख भी है, लघु स्तंभलेख भी है, गुहा लेख भी है। बात समझ रहे हैं ना? अभी हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी? बृहद शिलालेख की बात कर रहे हैं। सब समझ रहे हैं? ये 8 स्थानों से पाया गया और 14 लेखों का समूह। 8 स्थान क्या है तो बता देंगे। इधर है आपका पाकिस्तान, वर्तमान के पाकिस्तान में शहबाजगढ़ी, बनसेहरा, ये सब है। फिर इधर आपका गुजरात में है, कलिंग है, आपका आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटका में है, उत्तराखंड में है। ये सब जगह से पाया गया, कुल 8 स्थानों से। अब 14 लेखों का समूह है। अब ये क्या होगा? तो मान लो ये पत्थर है, ठीक है ना? क्या है? पत्थर। कितने स्थानों से? 8 स्थानों से। जैसे 8 स्थानों से पाया गया। और भी 8 हो गया, बोलो 4 ये 4 8 हो गए। अब इस पर जो पहला लिखा गया
सेम इस पे भी लिखा गया, सेम इस पे भी लिखा गया, सेम और इसमें सेम इस पे लिखा गया। मेरी बात को समझ रहे हैं? यानी कि जो चीज यहाँ पर लिखा गया है वो सातों जगह भी लिखा है, यानी आठों जगह सेम चीज है पहले नंबर पर। समझ रहे हैं? ऐसे ही कितने हो गए? 14। यानी कि 14 चीजें सेम जगह लिखी है सब जगह। जो यहाँ लिखा गया है 2 नंबर को, यहाँ 2 नंबर सेम है, BM सेम है, आठों जगह सेम चीजें। अब पूछा जाए कि कौन से अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? शिलालेख का मतलब पत्थर नहीं, उस पर लिखा गया 13 नंबर पर उसकी बात कर रहा है। यानी कि सेम चीज है, आठों पर नहीं है, ये वाला आठों पर नहीं है, बस समझ रहे? बाकी सब 8 पर है, इसको छोड़कर, मतलब जो कलिंग युद्ध है इसको छोड़कर अभी बताते हैं आगे आके, ना पर तो ये समझ में सबको आ गया ना। यानी कि बोला जाए कि 5वें शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है, तो धम महामात्रम की नियुक्ति किया गया है। 13वें शिलालेख में क्या किया गया? कलिंग युद्ध का वर्णन है। पहले शिलालेख में क्या है? तो पशु बलि का निषेध है। बात समझ रहे हैं? यानी कि हर जगह पर इन्होंने क्या कर दिया? शिलालेख को रखवा दिया। यानी कि अब मान लो कि हम लोग बस्ती में रह रहे हैं, बस्ती में तो बस्ती में कोई रखवा दिया अशोक ने, भाई बस्ती के लोगों को तो पता चलेगा ना, बाकी गोरखपुर के लोगों या छोड़ दो, गोरखपुर के लोगों को पता चलेगा बस्ती से होके जा रहे हैं, लेकिन बिहार के लोगों को कैसे पता चलेगा? आंध्र प्रदेश के लोगों को कैसे पता चलेगा? कर्नाटक के लोगों को कैसे पता चलेगा? आपके उधर आपके दक्षिणा के लोग कैसे पता चलेगा? तो नहीं पता चलेगा ना। तो उन्होंने क्या किया? हर जगह रखवा दिया। कहाँ पर? राजमार्गों के किनारे, कि राहगीर जाएंगे क्या करेंगे? पढ़ेंगे। समझ रहे सब लोग? तो यही 14 शिलालेख है, यानी कि 8 स्थानों से। अब 8 स्थान क्या है? शहबाजगढ़ी, कहाँ पर? पाकिस्तान के पेशावर में, पाकिस्तान में। मनसेरा, ये भी पाकिस्तान में। कालसी, उत्तराखंड में, ठीक है ना। फिर धौली, ओडिशा में। जौगढ़, ओडिशा में। एरागुड़ी, आंध्र प्रदेश में। सोपारा, महाराष्ट्र में। गिरनार, गुजरात। इतने जगह से ये मिला है बृहत शिलालेख। इसमें कोई डाउट? जा रहे हैं? ठीक है ना। तो 8 स्थानों से ये 14 को 14 तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन 14 आप लोग मत करना, इसमें से 5-6 ही याद कर लेना, क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो समझ रहे ना। यानी कि पहले पर क्या मेंशन है, दूसरे पर, तीसरे पर, 5वें पर, 7वें पर, 12वें पर और 13वें पर, इतना याद रखना आपको। बाकी और याद हो सकता तो याद, लेकिन इसी में से क्वेश्चन मिल जाता है कि किसमें क्या क्या मेंशन किया गया है, ठीक है ना। उसके पहले 2 चीजें और बता रहे हैं। हमने बोला कि कलिंग से भी मिला है, उड़ीसा भी से मिला है। कौन सा? धौली और जौगढ़। हम लोग समझ रहे हो कहाँ से? यहाँ से मिला है धौली और जौगढ़। जैसे कि हम लोग मेंशन कर सकते हैं, एक मिनट, यहीं पर धौली और जौगढ़ है। ये दोनों कहाँ पर है?